सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत मैं तहे दिल से करता हूं और सबसे ऊपर आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने समय निकाला और आज एक कार्यक्रम में आपको थाने पहुंचना है। समय का अभाव है, मैंने सर को पहले ही बोल दिया कि बहुत कम समय लूंगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं पत्रकार हूं, 27 साल मैंने पत्रकारिता के जीवन में पूरे कर लिए हैं, हमारा एक गुणधर्म है। लेकिन उसके बियॉन्ड जब मैं आपको देखता हूं तो पता नहीं मुझे बड़ी उम्मीद बनती है। आजकल के राजनेताओं में, जैसे संतों में मैं देखता हूं तो मुझे कबीर को देखता हूं तो बहुत उम्मीद बनती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने न कुल पाया, न परिवार पाया, न माँ पाया, न पिता पाया, न जमीन पाई, न दौलत पाई, लेकिन उसके बाद भी परम पद को पा लिया। वैसे मैं देवेंद्र जी को देखता हूं तो मुझे बड़ी उम्मीद बनती है, मेरे मन में बड़ा उत्साह आता है और बड़ा जुड़ाव महसूस होता है। हालांकि बहुत समय आपके साथ नहीं गुजरा, लेकिन जितना भी गुजरा, जब भी मैं इनसे मिलता हूं कुछ लेके जाता हूं। और आज आपने मेरे इस भारत एक्सप्रेस के लिए समय निकाला, हम सभी भारत एक्सप्रेस परिवार के साथियों के लिए बड़े गौरव की बात है। इंटरव्यू में हम 2-4 सवाल जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 लाइनें जरूर सर के लिए कहूंगा कि 1000 बर्क गिरें, 1000 आंधियां उठें, जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल के रहेंगे। और एक और शेर है जो दुनिया के बहुत मशहूर शायर हैं, अल्लामा इकबाल, उन्होंने लिखा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो हम लोग आपको उस तरीके से देखते हैं, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं और महाराष्ट्र के पटल से बाहर निकल के पूरे भारत में छा जाने वाले अगर कुछ 1-2 नेता हैं, उनमें से आज देवेंद्र जी हैं। पूरे लोग उनको उस तरीके से देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि नीचे तो सर का मैंने स्वागत किया, इस मंच पे भी एक पुष्पगुच्छ देके स्वागत करूं। देवियों और सज्जनों, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सभागार तालियों से गूंजता रहना चाहिए। तो हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देवेंद्र जी के बारे में इतने कम समय में आपने महाराष्ट्र के लिए इतना काम किया, तो सवाल 1000 हैं, लेकिन कुछ सवाल जरूर मैं आज सर से पूछूंगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि मुंबई को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब आप 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो किन योजनाओं को करने में आप सफल हुए? और अभी जो कोस्टल रोड चल रहा है, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में अभी लग रहा है थोड़ा सा कहीं कोई बाधा है। जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र जो है, वो काम भी आपका बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में रुकावट आई। और ये बहुत अच्छा मंच है भारत एक्सप्रेस का, जिसमें मैं चाहूंगा कि जनता को बताएं कि कैसे आई। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ऊर्जा समिट में भारत एक्सप्रेस की ओर से निमंत्रित किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज एक ऊर्जावान भारत हम लोग देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई और ये ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। तो आपने जो सवाल किया, 2014 में जब मैं चुनकर आया, मुख्यमंत्री बना, तो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें से कोई आइडिया मेरा नहीं है। किसी भी आइडिया की शुरुआत ये मैंने नहीं की मुंबई के लिए। ये बहुत पहले चीजें कंसीव हुई थी, कोई कर नहीं पा रहा था। मसलन आज जो 22 किलोमीटर का हम लोग अटल सेतु देखते हैं, ट्रांस हार्बर लिंक, इसका विचार सबसे पहले नेहरू जी के जमाने में आया और इसका खाका ये सन 1972 में JRD टाटा ने तैयार किया कि किस प्रकार से ये हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इसकी उपस्थिति साल में एक बार किसी बड़े अखबार पे, मसलन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी न्यूज आती थी, मुंबई और नई मुंबई जुड़ेंगे, ऐसा ऐसा ट्रांस हार्बर लिंक बनेगा और हिंटरलैंड से जुड़ने के कारण मुंबई का विकास होगा। लेकिन होता कुछ नहीं था। एक सवाल बीच में रोक के पूछ रहा हूं, जैसे जब मैं मुंबई में रहता था 99 से 2009, तो
ये जो सी लिंक हम देखते हैं, इसको बनने में 9-10 साल लग गए, लेकिन अटल सेतु को आपने अपने नेतृत्व में बहुत तेजी से बनवाया। तो कैसे इतना तेजी से बन के डिलीवर हुआ? तो एक्चुअली जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने ये तय किया कि ये सिर्फ कागज पे नहीं रहना चाहिए, इसको हमको फाइनल करना है। तो पहले उसका अलाइनमेंट फाइनल किया। अलाइनमेंट फाइनल करते समय एनवायरनमेंट की बड़ी अड़चनें थी। एक एक अड़चन जो हमने दूर की उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, लेकिन फाइनली उसकी अलाइनमेंट हमने फाइनल की और उसका काम हमने शुरू किया। और मैं ऐसा मानता हूं अगर कोविड का पीरियड छोड़ दिया जाए तो एक रिकॉर्ड हमारे देश में हमने तैयार किया कि 5 साल में 22 किलोमीटर की सी लिंक हमने तैयार करके दिखाई, जिसके ऊपर आज बड़े पैमाने पर ट्रैफिक चल रहा है। अगर हम ये जो कोस्टल रोड है इसकी बात करें तो कोस्टल रोड की भी परिकल्पना 25 साल पहले तैयार हुई थी, लेकिन होता कुछ नहीं था। केंद्र में भी जिस समय कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जाते थे, वापिस आते थे। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था, हमारे देश में सीलिंग बनाने के लिए तो परमिशन था, लेकिन कोस्टल रोड बनाने के लिए रिक्लेमेशन करना पड़ता है, उसका परमिशन नहीं था। तो मैंने लगातार मीटिंगें करके दिल्ली में, और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, क्योंकि जैसे मैंने ट्रांस हार्बर लिंक की बात करी, शायद मोदी जी नहीं होते तो हमको ये परमिशन मिल ही नहीं सकती थी। ऐसे ही बहुत सारी इस सीलिंग के लिए बैठकें हुई। मुझे आज भी याद आता है कि आखिरी जो मीटिंग थी, अनिल माधव दवे जी उस समय मिनिस्टर थे जी, जो और वो हॉस्पिटल से हमारी मीटिंग में आए। मैं जानता नहीं था हॉस्पिटल से आए। उस मीटिंग में मैं बहुत नाराज हुआ, बहुत। मैंने कहा कि भाई आप मोदी सरकार जैसा काम नहीं कर रहे और इतनी मीटिंगों के लिए सीएम को आना पड़ता है हमेशा, क्योंकि उसके पहली मीटिंग में सारी अलाइनमेंट तय हो गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें रहना चाहिए, ये तो बात ठीक थी, पर एक किसी अधिकारी ने डाल दिया कि उसके ऊपर ट्राम चलनी चाहिए। हमने कहा यार कौन से जमाने में हम आ गए और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाइए, बोलिए ट्राम चलाइए, कैसे बोल सकते हैं ऐसा? बहुत गुस्सा हुआ। तो अनिल माधव दवे जी ने कहा कि नहीं फडणवीस जी, हम इसको कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और उन्होंने उसको मान्यता दी, मोदी जी ने मान्यता दी। ये बड़ा दुर्दैव है कि उसके कुछ समय बाद ही अनिल माधव दवे जी हमारे बीच से निकल गए। तो मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि ये सारे प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, चाहे नई मुंबई का एयरपोर्ट हो, जो 20 साल पहले कंसीव हुआ था, कोई कर नहीं रहा था। और हमने इसको करने के लिए जैसे एक हम लोगों ने प्रोसेस हमारी जो तैयार की, क्योंकि मुंबई में अगर एक प्रोजेक्ट करना है तो 18 अलग अलग एजेंसी है जिनसे आपको परमिशन लानी पड़ती है। जी। और हर एजेंसी को लगता है कि इस परमिशन की फाइल पर बैठना ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एक एक साल बैठा तो 18 साल तो परमिशन में लगते हैं। तो हमने जितने प्रोजेक्ट्स है, इन प्रोजेक्ट्स में हमारी एक वॉर रूम तैयार की थी और इस वॉर रूम में सभी को साथ में बैठाते थे और हमें कहते थे कि आपकी तकलीफें क्या है बताइए, उसका निवारण यहां करेंगे, फाइल पर मत बैठिए। तो इसके कारण अब मुंबई की मेट्रोज, जो हमने करीब 300 किलोमीटर की मेट्रोज को मान्यता दी, पहली मेट्रो को शुरुआत से लेकर काम शुरू होने को 6 साल लगे मान्यताओं को, और हमने जो मेट्रोज को मान्यता दी 6 महीने में उसकी मान्यता हुई और हमने टेंडर निकाल दिया। एक अखबारों में भी पढ़ने को मिला था महाराष्ट्र के कोस्टल रोड और इस सब प्रोजेक्ट को लेकर के कि प्रधानमंत्री जी ने भी एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को नाराजगी जताई कि जब देश का काम है, देश के लिए हो रहा है, पब्लिक के लिए हो रहा है, तो परमिशन हम कहीं बाहर से लेके आएंगे, परमिशन तो आप ही को देना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि मोदी जी प्रगति इस नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं स्टेट्स के साथ। तो जब ये न्यू मुंबई एयरपोर्ट का मैं सब ले रहा था, 8 ऐसी परमिशंस मुझे मिली कि जो सालों से अलग अलग एजेंसियों के पास अटकी हुई नहीं मिल रही है। तो मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से विनती करके इसको प्रगति में इनलिस्ट कर दिया। आपको आश्चर्य होगा, जिस दिन प्रगति की मीटिंग थी उस दिन सुबह तक 7 परमिशंस मुझे मिल गई, 1 परमिशन बाकी थी। प्रधानमंत्री जी ने पूछा भाई ये 1 परमिशन क्यों नहीं मिली? उसमें स्टैट्यूटरी नोटिस 1 महीने की देनी पड़ती थी। उसने कहा हमने नोटिस दे दी है साहब, और 24वें दिन वो परमिशन भी मुझे मिली। तो 20 साल जो परमिशन नहीं मिल रही थी वो मोदी जी के कारण हमको
कुछ दिनों में, चंद दिनों में मिल गई। एक और आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, पावर सेक्टर की बात हो रही है, और मैं अपने यहाँ बैठे सभी शुभचिंतकों को बता दूं कि भारत में इकलौती अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, अलायंस इंटरनेशनल पावर ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो सोलर एनर्जी में 3600 मेगावाट महाराष्ट्र पैदा करता था, 17 साल में इतना तक महाराष्ट्र पहुंचा था। आपने कुछ सालों में उसे बढ़ा के लगभग 10,000 मेगावाट किया है। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय हमारे सामने हमेशा एक प्रश्न आता था, किसान दिन में बिजली मांगते हैं, उनको हम आधे दिन में देते, आधे दिन रात में देते। इसका कारण यह है कि हम किसानों को जो बिजली देते हैं वो हमको 8 साढ़े 8 रुपए में पड़ती है, और किसान से हम लोग 1 रुपया सवा रुपया लेते हैं। एक बड़ी गैप उसमें है, बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है। तो चूंकि रात को हमारे पास सस्ती बिजली होती है तो हम उसको सब्सिडाइज करने के लिए, क्योंकि अब हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी क्रॉस सब्सिडी हम कितनी डालें, इंडस्ट्री भी अनवायबल हो रही है। तो उस समय एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हम लोग जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर है उन फीडर को सोलराइज करें, उनको सोलर के ऊपर हम लोग अगर चार्ज करेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर सिस्टम भी तैयार होगा, किसानों को हम लोग दिन में बिजली भी दे पाएंगे और क्लीन एनर्जी भी हम लोग दे पाएंगे। इससे हमारे जो इंडस्ट्री के ऊपर जो हम लोग क्रॉस सब्सिडी चार्ज लगाते हैं उसको भी हम कम कर पाएंगे। उसका पहला प्रयोग मैंने राळेगण सिद्धि में किया, हमारे अन्ना हजारे जी के गांव में, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद करीब हम लोग 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स उस समय कर पाए। फिर सरकार चली गई। अभी नए सिरे से जब सरकार आई तो उस समय हमने ये तय किया कि हम इसको रीलॉन्च करेंगे, और मेरे सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए, हमारी ऊर्जा सचिव है, हमारे एमडीज वगैरह सारे बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इसको रीलॉन्च करते समय हम लोगों ने इसमें जो बाधाएं थी वो बाधाएं हमने निकाल दी। अव्वल तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जमीन कहां से आएगी। हम लोगों ने जो गति शक्ति पोर्टल है उस गति शक्ति पोर्टल को हमारे रेवेन्यू विभाग के पोर्टल के साथ मर्ज करते हुए सारे फीडर जो है उन फीडर्स के आसपास सरकारी जमीन खोज के निकाली, और साथ में ये कहा जहां सरकारी जमीन नहीं मिलेगी वहां किसानों से जमीन किराए पर लेंगे, और किसानों को हम लोग 50,000 रुपया एकड़ ये किराया देंगे। तो इससे किसान भी खुश हो गए, क्योंकि 50,000 तो वैसे नहीं पा रहा था वो साल भर में मेहनत करके भी। और ऐसा करके पहले सारे जमीन के पार्सल हम लोगों ने उसके तैयार किए, और फॉर्चुनेटली 99% हमको सरकारी जमीन उपलब्ध हुई। तो जमीन का मसला हल हो गया। फिर हमारे अधिकारियों ने जो हमारे जो सारे पोटेंशियल बिडर्स थे उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफों को हमने समझा। फिर हमने इस स्कीम को केंद्र सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के साथ अलाइन किया ताकि उसमें से भी हमको सब्सिडी मिल पाए। और ऐसा करके हमने इस स्कीम को जब फ्रेम किया तो पहले ही झटके में हम लोग 9,000 मेगावाट के टेंडर्स अलॉट कर पाए, जिसका काम शुरू हो गया। 18 महीने में 9,000 मेगावाट ये बिजली किसानों को दिन में हम लोग दे पाएंगे, दिन में उसको बिजली मिलेगी। और सेकंड इसमें 5,000 मेगावाट का और हम लोगों ने अभी टेंडर निकाला है, 3,000 मेगावाट, उसमें से भी करीब करीब हमारा फाइनल हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले महीने में किसानों को जितनी बिजली लगती है 16,000 17,000 मेगावाट, वो सारी हम लोग ये इसमें से ले लेंगे, सोलर में से। इसका फायदा हमको सबसे बड़ा ये है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जो बिजली हम लोग पारंपरिक बिजली जो यूज कर रहे हैं वो हमको 8 रुपए, 7.5 रुपए, 8.5 रुपए पड़ती है, और किसान से तो हम लोग रुपया सवा रुपये ले सकते हैं। अभी हम लोगों को ये बिजली जो सौर ऊर्जा है ये हम लोगों को 3 रुपए 8 पैसे में एवरेज पड़ रही है। तो मतलब यूनिट के पीछे हम 5 रुपया बचा पा रहे हैं। तो इसका अगर हम सीधा हिसाब लगाए तो हम लोग जो बिजली खरीदते हैं, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली खरीदती है, भले हमारी पावर यूटिलिटी से खरीदे या बाहर से खरीदे, तो इस बिजली की खरीद में 10,000 करोड़ रुपए की बचत है।
जो डायरेक्ट सब्सिडी हम देते हैं उसमें 5,000 करोड़ की सब्सिडी है, और धीरे धीरे हम लोग ये जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर क्रॉस सब्सिडी का एक चार्ज हमने लगा के रखा हुआ है उसको भी नीचे ला पाएंगे तो एक विन विन सिचुएशन हमारे लिए तैयार हो गई कि हम लोग पैसा भी बचा रहे और किसानों को दिन में बिजली भी दे पा रहे, और देश की पहली किसानों के लिए अलग ऊर्जा कंपनी ये हमने तैयार कर ली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। उपलब्धि भी इसलिए है कि दिल्ली एनसीआर में पहली बार जब पावर बहुत पीक पे इस्तेमाल हुआ तो करीब करीब 8,826 मेगावाट दिल्ली में, जबकि दिल्ली की भी पॉपुलेशन अब लगभग 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। भले वो सेंसस काउंटिंग में भी नहीं आया हो, लेकिन अगर किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 10,000 मेगावाट सोलर पावर से तैयार किया है तो वाकई इस काम की तारीफ की जानी चाहिए। और पावर सेक्टर की बात हो रही है सर, तो 44,000 मेगावाट से ज्यादा पावर महाराष्ट्र सरकार पैदा करती है, और कुछ जो राज्य हैं जो पावर जो है सफिशिएंट सरप्लस बिजली पैदा करते हैं, जो अलग राज्यों को भी सहयोग देते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हो चुका वो तो सबके सामने है, पावर सेक्टर को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए आपके नेतृत्व में और क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या नए पावर प्लांट आने वाले हैं? मैंने सुना कि अडानी ग्रुप भी पावर प्लांट लेके आ रहा है, जिंदल ग्रुप भी पावर प्लांट लेके आ रहा है, बाहर की भी कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पे एमयू करके सरकार के साथ पावर प्लांट लगाना चाह रही हैं। ऐसे में इतने बड़े काम के लिए फाइनेंस जुटाने में सरकार कैसे मदद करती है इन लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हम पीक डिमांड में करीब 30,000 मेगावाट पे जा रहे हैं, जो मैं ऐसा मानता हूं देश में सबसे ज्यादा है, देश में मैक्सिमम है जी। और स्थापित क्षमता हमारी करीब 44,000 मेगावाट तक है। लेकिन अभी यह ध्यान में आ रहा है कि जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, और हम तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वी वांट टू मेक महाराष्ट्र फर्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सब नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ये बिजली की। एक प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन में 2030 तक हम लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास आएंगे, और धीरे धीरे जिस तेजी से हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 10 सालों में शायद हमको पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखने को मिले या नहीं मिले, इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए लगने वाली है बिजली। बिल्कुल, बिजली के सिवा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। तो आज हम लोग जो बिजली के बढ़ोतरी का कर्व देखते हैं वो शायद हमारे इमेजिनेशन से भी आगे जाने वाला है, और फिर ऐसा ना हो कि एक और हम $1 ट्रिलियन की बात करें और दूसरी ओर हम लोग लोड शेडिंग करें। तो इसलिए उसका भी हम लोगों ने विचार करते हुए कई चीजों को हमने किया है। जैसे हमने पंप स्टोरेज में महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में, चूंकि जिस समय पीक आवर होता है तो पीक आवर में कई बार बिजली फिर बाहर से खरीदनी पड़ती है, 11 रुपए में, 12 रुपए में खरीदनी पड़ती है। और नॉर्मली आप अगर देखें तो जो हम लोग कोल फायर्ड बिजली वगैरह तैयार करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत आपको नहीं है तो बंद कर दिया, जरूरत है तो शुरू कर दिया, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो पीक डिमांड के लिए आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में अगर हम लोग देखें तो उनकी जो डिमांड होती है इसके 25% वो लोग पंप स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं से, जहां स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं से बिजली तैयार करते हैं। तो आज महाराष्ट्र ने बहुत बड़े पैमाने पर, अभी मुझे आंकड़ा याद नहीं है, पर इट मे बी अराउंड 28,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट के हमने पंप स्टोरेज के ऑलरेडी इसमें एमओयूज कर लिए हैं। और इसमें आपने जो नाम लिया, ऐसी सारी, यानी जितनी पावर सेक्टर में काम करने वाली देश की, चाहे वो सरकारी यूटिलिटीज हो चाहे प्राइवेट यूटिलिटीज हो, सबने महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है, सबका काम चल रहा है। उसमें से हम लोगों ने अभी करीब 5,000 मेगावाट का एक टेंडर भी हम लोगों का हो गया, जिसमें वो टेंडर हम लोगों ने क्लोज किया है। तो एक प्रकार से पिकिंग के लिए ये व्यवस्था हमने की है। दूसरा, हम लोगों ने अभी करीब 1,600 मेगावाट का एक इस प्रकार से हाइब्रिड एक टेंडर निकाला, जो हमने अभी क्लोज किया है, कि जिसमें
कोल के साथ साथ हम लोग इसका बाइंडिंग करना चाहते हैं सौर ऊर्जा का, तो सोलर का। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोयले की जो बिजली है उसके दाम बढ़ते ही जाते हैं, इन्फ्लेशन का उस पर ज्यादा असर होता है। तो हम लोगों ने ब्लेंडिंग इस प्रकार से इसका किया है कि जिसके कारण हमको लॉन्ग टर्म तक कम रेट में और एक ही रेट में बिजली मिलेगी। तो एक नया प्रयोग देश का हम लोगों ने 1600 मेगावाट का किया है, जिसमें हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म के लिए 15-16 साल तक करीब करीब एक रेट से हमको बिजली मिलेगी। तो ऐसे कई प्रयोग हमने किए जिसके कारण हम लोग ये मानते हैं कि हमें आने वाले दिनों में अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है तो हमारी स्थापित क्षमता ये 44,000 मेगावाट से नहीं चलेगी, करीब 80,000 मेगावाट तक ले जानी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से जितना प्लानिंग करना चाहिए और एग्जीक्यूशन करना चाहिए ये करीब करीब पिछले 2 साल में हमने कर लिया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में अगर आप महाराष्ट्र में बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है इसकी एक पुस्तिका तैयार करें, या इसके ऊपर आप अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है पर इस पे आप एक फिल्म तैयार करें, तो आपको ये दिखेगा इतने पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स आपको किसी राज्य में नहीं दिखेंगे। और इतनी तेजी से हुआ काम, देखिए खाका तो हमेशा बनता है, पेपर पे बनता है, लेकिन एक्चुअल टेंडर होकर, वर्क ऑर्डर होकर और काम चालू हो रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को नहीं मिलती। वो हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोगों ने पहल की, और ग्रीन हाइड्रोजन में पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये महाराष्ट्र ने तैयार की, और इसमें बहुत हम लोगों को निवेशकों ने एक प्रकार से उसको बहुत अच्छा रिस्पांस किया। अभी कई निवेशक हमारे पास आए, वो वर्किंग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि पहले 3 निवेशक जो हम लोगों ने उसके कुछ बेंचमार्क्स तैयार किए, इन बेंचमार्क्स को पूरा करेंगे उनको हम एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। तो उसके कारण भी एक कंपटीशन बढ़ी है कि एक समय सीमा के अंदर ये सारी चीजें समाप्त करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो 18 महीने में सोलर एनर्जी तैयार कर रहे हैं, वो क्यों 18 महीने में हो रही है? क्योंकि 18 महीने में जो पूरा करेगा उसको 30% सब्सिडी है, तो इसलिए उसकी जरूरत है उसको 18 महीने में पूरा करना। क्या सर, महाराष्ट्र सोलर पावर में चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, 9,200 मेगावाट, लगभग 10,000 मेगावाट, क्या महाराष्ट्र देश का नंबर 1 स्टेट है सोलर पावर में? देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में नंबर 1 बनेंगे, सोलर में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि आप राजस्थान और गुजरात का विचार करें तो यहां पर बहुत जगह है, क्योंकि रेगिस्तान है, तो वहां पर 10,000 मेगावाट 20,000 मेगावाट करने के लिए 50 हजार एकड़ की जगह कंटिन्यूअस मिल जाती है वहां पर खुली हुई। लेकिन उसमें और हमें फर्क क्या है? हमें फर्क यह है कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमारे यहां पर हम लोगों को उसका वहन नहीं करना है, पारेषण नहीं करना है। हम लोगों ने हमारे जो सिस्टम्स है उसके पास ही हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की है। तो इसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से हम लोग ज्यादा ग्रीन है, वी आर मोर ग्रीन। और एक जगह पर इतना बड़ा तैयार करना आसान है, पर डिस्ट्रीब्यूटेड आपके 8,000 फीडर है, और 8,000 फीडर को आपको सोलराइज करना है, और 4,000 आप अलग अलग प्रकार के या 2,000 प्लांट्स लगाकर उसको सोलराइज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क। मैं ऐसा मानता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन में महाराष्ट्र इज नंबर 1, और मुझे नहीं लगता कि हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। एक सवाल और भी कि विपक्ष आपको आड़े हाथों इस बात को लेकर लेता है कि आजकल जो प्रोजेक्ट आते हैं महाराष्ट्र के लिए वो गुजरात चले जाते हैं। इस पर आप पे हमला बोला उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार जी ने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि उनके काल में कुछ प्रोजेक्ट गुजरात गए, कुछ कर्नाटक गए, कुछ अलग अलग जगह गए। क्यों नहीं जाएंगे? मुझे एक बताइए कि देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति है उनके घर के नीचे अगर सरकार की पुलिस बम रखेगी तो ऐसे राज्य में कोई उद्योग लगाने के लिए आएगा? जब ऐसी बातों का खुलासा होता है तो उद्योगपति सोचता है कि भाई इस राज्य में जाने में मतलब नहीं है, क्योंकि देश के सबसे बड़े उद्योगपति इस राज्य में रहते हैं और सरकार के ही पुलिस उसके घर के नीचे बम रख रही है और उसको धमकियां दे रही है।
तो इसलिए उस समय यह परिस्थिति थी। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि 2014 में मैं मुख्यमंत्री बना, 2015 से लेकर 2019 तक हर वर्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 रहा। 2014 से पहले हम चौथे नंबर पे थे, 5वें नंबर पे थे, और इसमें से 2 साल ऐसे है कि इसमें से एक साल हमने 49% देश में आया हुआ निवेश 49% हमारे आया, और एक साल 42% हमारे आया। और जैसे ही उद्धव जी की सरकार आई, गुजरात नंबर 1 पे चला गया, अगले साल कर्नाटक नंबर 1 पे चला गया, फिर वापस हमारी सरकार आई। हमारी सरकार आने के बाद पहले इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुझे पूछा गया कि जी उद्योग बाहर जा रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा कि देखो, ये जो अभी कुछ नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, हम तो कल आए और हमारे आए बराबर आप कह रहे बाहर चला गया, बाहर चला गया। ये तो कोई एक दिन में निर्णय नहीं होता है। उस सरकार की नाकामी के कारण वो लोग बाहर गए। और मैंने मेरी पहली प्रेस में यह कहा था कि इस साल वापस हम लोग एफडीआई में टॉप करेंगे। और आप देख लीजिए 2022-23 महाराष्ट्र नंबर 1 पर गया, 23-24 वापस हम महाराष्ट्र नंबर 1 पे। और केवल नंबर 1 पे ऐसा नहीं है, हमारे बाद के गुजरात, कर्नाटका और दिल्ली, इन तीनों को मिला के जितना निवेश मिला है उससे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र को मिला है, अकेले महाराष्ट्र को मिला है। तो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है। मैंने ये पहले दिन कहा था कि आप गुजरात गुजरात करते हो, भाई ठीक है, हमको खुशी। ये देश में एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, गुजरात कोई पाकिस्तान तो है नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र की और हमारी उनकी कंपटीशन है, हम गुजरात को पीछे रखेंगे। ये मैंने पहले इसमें कहा था कि गुजरात हमारे पीछे जाएगा, हमारे आगे नहीं जा सकता। आज गुजरात भी हमारे पीछे, कर्नाटक भी हमारे पीछे, दिल्ली भी हमारे पीछे, और तमिलनाडु भी हमारे पीछे। आजकल एक बहस बहुत ज्यादा चल रही है, और एक दिल्ली, वहां पे कल्की धाम के बड़े संत हैं, उन्होंने सनातन को लेकर के एक बहस छेड़ दी है। आप क्या मानते हैं कि सही में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे करीबी पार्टी थी शिवसेना, ये पॉलिटिकल सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि बनता है, आज आप यहां बैठे हैं तो, सबसे करीबी पार्टी थी शिवसेना, सिर्फ क्या वो सत्ता के लालच में बाला साहब ठाकरों के सिद्धांतों को पैर तले दबा के गठबंधन में चली गई, या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया जो उनको उम्मीद थी, या कोई अलायंस के जरिए बातचीत हुई थी, वो आप लोगों ने पूरा होने नहीं दिया, वो उनके जाने का कारण बना? देखिए, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं, केवल और केवल सत्ता के लिए, केवल और केवल कुर्सी के लिए, केवल और केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए वो वहां गए, इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। हम साथ में चुनाव लड़े थे। चुनाव के हर भाषण में मोदी जी कहते थे, अमित भाई कहते थे, नड्डा जी कहते थे, और स्वयं उद्धव जी भी ये कहते थे कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बार बार ये घोषणा हुई थी कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस है। अगर कोई वादा होता तो उस समय उद्धव जी ऑब्जेक्शन लेते कि नहीं भाई, ये क्यों आप कह रहे, वादा तो ऐसा हुआ है। उन्होंने कभी कहा नहीं। जैसे ही नंबर फंसे और उनके ध्यान में आया कि मैंने अगर पार्टी बदली, पाला बदला, तो एक नई सरकार बन सकती है, तो उन्होंने उसका प्रयोग किया। और प्रयोग करते समय उन्होंने श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को अपने कदमों तले रौंद दिया। और आज भी अपने भाषणों में वो सनातन की बात, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार उसके बिल्कुल विपरीत है। आज परिस्थिति यह है, हमने इस चुनाव में देखा कि शिवसेना यानी उनकी जो उबाठा सेना है, उस उबाठा सेना के जो उम्मीदवार थे, उन उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए बंबई मुंबई बम विस्फोट के आरोपी ये उनका प्रचार कर रहे थे। एक उनकी बड़ी रैली चल रही थी, उस रैली में पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था और लोग उस पर नाच रहे थे। अब मुझे बताइए, अगर श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो क्या इस चीज को सहन कर सकते? उनकी पार्टी में सहन कर सकते? नहीं, ये तो सब समझते हैं कि शायद वो होते तो
ऐसा नहीं होने देते, या इसका कोई और परिणाम होता है? एक आखिरी सवाल, चूंकि आपको थाने निकलना भी है और आपके सहयोगी इशारा भी कर रहे हैं आपके समय सूची को देखते हुए, श्री देवेंद्र फडणवीस पे वैसे मैं, चूंकि देश भर में ये जाएगा, जी। आप बार बार बोल रहे हैं थाना जाना है, तो पता चलना चाहिए कि गांव जाना है, थाना यानी जेल खाना नहीं जाना है मुझे। वैसे ठाणे बहुत मशहूर जिला है, वो बंबई के बगल में, इतना लोग जानते हैं, और चूंकि देवेंद्र जी को जो जानते हैं वो जानते हैं कि वो ठाणे ही जा रहे होंगे। तो एक आखिरी सवाल ये है कि इधर बीच जब से ये सरकार टूटी, नई सरकार बनी, आप पर बहुत ज्यादा चौतरफा हमला हुआ। क्यों इतना हमला आपको क्यों झेलना पड़ रहा है? देखिए, हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं, इनको ये पता है कि इस सरकार की और अपोजिशन की या उनके अपोजिशन की ताकत ये बीजेपी है। तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करे तो ही हम लोग नैरेटिव तैयार कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो सहजता के साथ उनको ये पता है कि भाई, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे हैं, तो इनके ऊपर हमला करना चाहिए। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, चाहे वो उबाठा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे उन्होंने तैयार की हुई एक इकोसिस्टम हो, ये सारे लगातार मुझ पर हमला बोलते। मतलब इतना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि परसों मैंने उद्धव जी के ऊपर कोई बात कही तो उद्धव जी की सेना के हैंडल तो कम, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हमला किया कांग्रेस के हैंडल्स ने। तो इतना कोऑर्डिनेटेड हमला ये चल रहा है। ये लोग समझ रहे कि मैं अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकता। इनको पता नहीं मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह तोड़ना भी जानता हूं। क्या बात है। एक छोटा और सवाल जो बनता है और सब लोग जानना भी चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री भी रहे, आप उप मुख्यमंत्री भी हैं, और आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लोग आपको मुख्यमंत्री मान के ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही होता है, भले ऊपर नीचे नंबर व्यवस्था जो बनाए। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया में, और भारत में तो है ही। आप काजल की कोठरी में रहते हुए भी एक लीक आप पे काजल नहीं लगा कभी, कैसे बचा ले गए अपने आप को? देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया है। क्योंकि राजनीति में हम लोग जब काम करते हैं तो कई बार हमको ऐसे अलायंसेस करने पड़ते हैं, ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं कि जो शायद हमारी मूल भूमिका के खिलाफ होते हैं। तो हमने भी कई बार इस प्रकार के अलायंसेस किए, इस प्रकार के लोगों के साथ हम जुड़े, पर ये सारी चीजें करते हुए एक बात मन में पक्की थी कि भाई, इस समय की राजनीतिक आवश्यकता के कारण अपन ये चीजें कर रहे हैं, ये अपनी मूल भूमिका नहीं है। अपनी मूल भूमिका यही है जो हमारी पार्टी ने विचार दिया है कि पहले देश, फिर पार्टी और अंत में मैं। ये जो विचार पार्टी ने दिया है, इस विचार के लिए हमको काम करना है। इसलिए एक प्रकार से उस समय की आवश्यकता के अनुसार मैंने कई कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जिस प्रकार से जीना चाहिए उसमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अनावश्यक केवल खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपनों के लिए मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल। आज आपने समय निकाला, क्योंकि आपको जाना है एक प्रोग्राम में, वहां मुझे पता चला गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से हमारे 4 वो लोग आए हुए हैं जो मेरे साथ बैठते हैं और आपके बारे में हम लोग घंटों चर्चाएं करते हैं। ये लोग रास्ता भटक के पहले दादर चले गए थे, कहीं यशवंतराव ऑडिटोरियम में, गूगल ने इनको पहुंचा दिया। अब ये लोग सामने दिख रहे हैं, उसमें एक मेरा छोटा भाई है, बहुत ही अच्छा गायक है, बिस्मिल नाम से। इसके एक एक क्लिप को कम से कम 10-10 मिलियन बिलियन लोग आजकल देखते हैं। तो इन सबकी इच्छा थी आपके साथ फोटो खिंचवाने की। जरूर। इन सबको मैं इन्वाइट करता हूं, क्योंकि उसके बाद आपको फिर हम लोग बाहर छोड़ने चलेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू। तो अक्षय, मानव, बिस्मिल, जतिन, आप सभी लोग आ जाइए, क्योंकि सर के पास टाइम कम है, बिल्कुल, तो ये काम तुरंत अविलंब कर लेते हैं हम लोग।
बिल्कुल, इस दरमियान हम इस फोटो सेशन को होता देखेंगे। मैं यहाँ पर हमारे सीएमडी श्री उपेंद्र राय से यहाँ इल्तिजा करूंगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे बीच यहाँ मौजूद रहे और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे तमाम अथक प्रयासों के बारे में विस्तार से हमें तमाम बातों से अवगत कराया। एक स्मृति चिन्ह भी इस दरमियान उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को वो भेंट करें। स्मृति चिन्ह श्री उपेंद्र राय भारत एक्सप्रेस सीएमडी द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस को यहाँ भेंट कर रहे हैं। तालियां नहीं कम होनी चाहिए।